Jai Hind everyone, this is Varsha Dubey. Welcome you all in my social science class. आज हम क्लास 9th हिस्ट्री चैप्टर 3 को कंटिन्यू करते हुए अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड द डाउनफॉल ऑफ हिटलर पार्ट 2. पार्ट 1 तो मैं पहले ही पढ़ा चुकी हूँ. नाउ दिस इज पार्ट 2. In part 1 we had seen that how had the second world war started. German aggression was on the peak. Germany attacked on Poland to expand his empire, but France and England started war against Germany. And from here the Second World War started. ये सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई. जर्मन एग्रेशन के बारे में पढ़ाया मैंने, बताया आपको कि किस तरीके से जर्मनी और हिटलर एकदम पीक पर थे, है ना. जर्मनी अटैक कर लेता है पोलैंड पर, है ना, अपने एम्पायर को बढ़ाने की कोशिश करता है वो. फ्रांस और इंग्लैंड जो हैं वो जर्मनी के खिलाफ खड़े होते हैं, पोलैंड को सपोर्ट करते हैं, है ना. और यहीं से सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होती है. I had taught you that in 1941 Hitler was on pinnacle of his power. मतलब 1941 तक आते आते हिटलर जो था वो अपने पावर के एकदम पीक पर होता है ना. और उन्होंने क्या किया, जापान और इटली को अपने साथ कॉन्फिडेंस में लेकर के एक ट्रीटी साइन कर ली, है ना. तो क्वेश्चन है कि अगर वो इतना ही पावरफुल था, हमने कहा ना कि पिनेकल ऑफ पावर पे था जर्मनी और हिटलर, तो फिर वो हार कैसे जाता है. तो हेयर वी विल डिस्कस दिस. आज हम यही डिस्कस करेंगे कैसे हिटलर का डाउनफॉल शुरू होता है. सो लेट्स स्टार्ट. लुक हियर. जर्मन अटैक्ड ऑन सोवियत यूनियन, ब्लंडर बाय हिटलर. देखिए जर्मनी क्या करता है, अटैक कर देता है सोवियत यूनियन पे, और ये उसका ब्लंडर माना जाता है, यानी सबसे बड़ी गलती मानी जाती है हिटलर की. इन 1941 हिटलर अटैक्ड ऑन सोवियत यूनियन विच वॉज कंसिडर्ड एज द हिस्टोरिक ब्लंडर ऑफ हिटलर, है ना. उसकी ऐतिहासिक भूल मानी जाती है हिटलर की ये, ठीक है. अब देखो आप सोच रहे होगे ये सोवियत यूनियन क्या है मैम, कई बारी से मैं आपको पढ़ा रही हूँ पर मैंने अब तक बताया नहीं. देखिए Soviet Union was the group of some countries like Moscow, Leningrad, Russia, Stalingrad. But after disintegration, they had divided and Russia became a separate country. आज जो आप रशिया देख रहे हो, पहले रशिया ऐसा नहीं था, पहले पूरा का पूरा USSR था, है ना. सोवियत यूनियन जिसको कहा जाता था, जो कई छोटे बड़े देशों का एक ग्रुप था, यूनाइटेड ग्रुप था. और जब वॉर के बाद ये आपस में डिसइंटीग्रेट होते हैं तब जा कर के रशिया बनता है. काफ़ी बड़ा ग्रुप था ये. व्हेन हिटलर अटैक्ड ऑन USSR यानी कि सोवियत यूनियन, इट हैड टू फेस सो मेनी चैलेंजेस. बहुत सारे उसको चैलेंजेस झेलने पड़ते हैं. कैसे चैलेंजेस? लुक हियर. वॉर ऑन टू फ्रंट्स. वेरी सॉरी. वॉर ऑन टू फ्रंट्स. On western front from aerial bombing by British, and on eastern front full fight with Soviet Red Army. अब देखो आप इसको ऐसे समझो, यहाँ मैंने ग्राफ भी बनाया है, वॉर ऑन टू फ्रंट्स आप देख भी रहे हो, ठीक है. देखिए आपको दिख रहा होगा जर्मनी पे वेस्टर्न फ्रंट से ब्रिटेन और फ्रांस अटैक करते हैं जर्मनी पर, है ना, क्योंकि वो पोलैंड पर अटैक करता है जर्मनी, तो उस बात पोलैंड को सपोर्ट करने के लिए ब्रिटेन और फ्रांस जो है वो जर्मनी पर अटैक कर देते हैं, तो वेस्टर्न फ्रंट पर जर्मनी घिर जाता है. और इधर ईस्टर्न फ्रंट पर जर्मनी ने अटैक कर दिया होता है सोवियत यूनियन पर, तो रशिया के साथ वो युद्ध में फंस जाता है. तो मतलब दो फ्रंट पर जर्मनी को लड़ाई लड़नी पड़ रही थी, है ना. जर्मनी वॉज ऑलरेडी इंगेज्ड इन वॉर विद फ्रांस एंड जर्मनी ऑन वेस्टर्न फ्रंट, बट इट अटैक्ड ऑल्सो ऑन सोवियत यूनियन इन ईस्टर्न फ्रंट. एंड इन जून 1941 जब उसने वो ये करता है तो उसके कारण क्या होता है, जर्मनी को अपने सोल्जर्स को दो पार्ट में बांटना पड़ता है, जिससे उसके सोल्जर्स की कमी हो जाती है ना. जर्मनी जब दोनों तरफ से युद्ध से घिरा होता है तो भाई ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों फ्रंट पर उसको अपने सैनिक भेजने पड़ते हैं, जिसके कारण उसके जो सोल्जर्स जो इतने स्ट्रांग थे वो दो पार्ट में बढ़ जाते हैं, दो टुकड़ों में बढ़ जाते हैं. ये एक उसके लिए मतलब जो है निगेटिव बैकग्राउंड क्रिएट करता है, ठीक है. फिर सोवियत यूनियन भी अपनी लोकेशन का बेनिफिट उठाते हुए जर्मन आर्मी को स्टार्टिंग में तो खूब अंदर आने देते हैं, है ना, और ख़ुद पीछे हटते जाते हैं. सोवियत यूनियन जो था बहुत बड़ा पूरा एरिया था, कई देशों का मिला हुआ. और जब जर्मनी की सेना अंदर आती है, आर्मी जब अंदर आती है तो कहते हैं भाई अंदर आओ, पहले आओ तो सही,
है ना, उन्हें अंदर काफ़ी अंदर तक आने देते हैं। पर सोवियत यूनियन के हार्श विंटर सीजन के कारण, हम सभी जानते हैं वहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है, एक्सट्रीम ठंड होती है उस एरिया में, तो हार्श विंटर सीजन के कारण जर्मन आर्मी अंदर तक तो आ जाती है पर उनके रिसोर्सेज जो हैं वो फिनिश हो जाते हैं। अब यूएसएसआर की जो रेड आर्मी थी उन्हें रिटेरिएट करना शुरू कर देती है और इस तरीके से जर्मनी ईस्टर्न फ्रंट पर वॉर हार जाता है। और वेस्टर्न फ्रंट पर क्या था? ऑन वेस्टर्न फ्रंट ब्रिटिश हैड स्ट्रॉन्ग नेवी एंड एयरफोर्स, सो दे वेर डूइंग एरियल बॉम्बिंग। अभी मैंने ऊपर बताया ना आपको कि वेस्टर्न फ्रंट पर ब्रिटेन जो था उसकी तो भाई नेविकल और एयरफोर्स जो थी बड़ी स्मार्ट थी, बड़ी पावरफुल थी, वो एरियल बॉम्बिंग शुरू कर देते हैं जर्मनी पे। जर्मनी इस तरीके से वेस्टर्न फ्रंट पर ब्रिटिश से घिर जाता है और ईस्टर्न फ्रंट पर तो वो पहले ही सोवियत यूनियन से लड़ाई कर रहा था, उसकी रेड आर्मी से हार जाता है। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। Unwilling to enter, but USA also entered into war due to Japan. देखो, USA didn't want to involve in war, है ना, USA की बिल्कुल इच्छा नहीं होती कि वो वॉर में इन्वॉल्व हो। क्यों? ड्यू टू हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ वॉर ऑन हिज इकोनॉमी, but when Hitler asked Japan to help him, Japan attacked on US naval base, and due to that USA had to involve in the war. कुछ समझ नहीं आया होगा आपको। देखिए, अनविलिंग टू एंटर बट यूएसए एंटर्ड इन द वॉर ड्यू टू जापान। इसको ऐसे समझो, यूएसए की बिल्कुल इच्छा नहीं होती, वो वॉर में नहीं आना चाहता, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना वॉल ऑफ स्ट्रीट का कि कैसे उसका स्टॉक एक्सचेंज जो है बिल्कुल डाउन हो जाता है और वो जो जर्मनी को हेल्प कर रहा था वो भी धीरे धीरे उसकी खुद की हालत ख़राब हो जाती है। तो ऑलरेडी इकोनॉमिक क्राइसिस से यूएस झेल रहा था, तो वो वॉर में बिल्कुल नहीं आना चाहता था क्योंकि उसको लगता था कि इससे तो हमारी इकोनॉमी पे और बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन मजबूरन उसको युद्ध में इन्वॉल्व होना पड़ता है जापान के कारण। क्यों? जापान क्या करता है, हिटलर के कहने पर जापान जो है जर्मनी की हेल्प के लिए, हिटलर की हेल्प के लिए अमेरिका के, यूएसए के नेविकल बेस पर अटैक कर देता है ना। अब यूएस कैसे शांत रहता? यूएस को इस बात का बदला लेना था, है ना। लुक हियर, जापान बॉम्ब्ड पर्ल हार्बर यूएस नेवल बेस, है ना। यूएसए रिटेलिएटेड बाय ड्रॉपिंग एटम बॉम्ब ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी। अब देखो, जापान जब अटैक करता है वहाँ के नेवल बेस पर, पर्ल हार्बर नाम का नेवल बेस होता है यूएसए का, तो इसका बदला लेता है यूएसए। When Japan bombed on USA naval base, USA took revenge and dropping atom bomb on two cities of Japan, हिरोशिमा एंड नागासाकी। इस बात का बदला यूएसए कैसे लेता है? वो उसके दो बड़े शहरों पर अटैक कर देता है, हिरोशिमा और नागासाकी पर। और कैसा, ऐसा वैसा अटैक नहीं था, ये न्यूक्लियर अटैक था, है ना। न्यूक्लियर बम, सोचिए उस ज़माने के न्यूक्लियर बम का असर आज तक हिरोशिमा और नागासाकी के लोग जलते हैं, अब बच्चे अपंग पैदा होते हैं वहाँ। सोचिए आज की स्थिति क्या होगी, आज का तो बम और भी एडवांस होगा, है ना। और आए दिन ये खतरा बना रहता है दुनिया को, कब किसी देश में लड़ाई ना हो जाए, झगड़ा ना हो जाए, वॉर ना हो जाए। तो टिल नाउ वी हैड डिस्कस दैट इन द एंड ऑफ 1940 हिटलर एंड हिज ग्रुप वर एट पावरफुल पोजिशन, but they created a historic blunder and attacked on USSR and lost their many soldiers, and at last they had to retreat from the Eastern Front. And on Western Front, they were already involved in war with France and Britain. है ना। इस तरीके से हमने देखा ना कि 1940 तक तो हिटलर और उसका जो ग्रुप था वो बड़ा पावरफुल था, लेकिन एक हिस्टोरिक ब्लंडर जब हिटलर क्रिएट कर देता है यूएसएसआर पर अटैक करके, तो उसको बहुत सारे अपने सोल्जर्स गंवाने पड़ते हैं, बहुत सारे एरियाज़ गंवाने पड़ते हैं, है ना। युद्ध में वो हार जाता है ईस्टर्न फ्रंट पर बुरी तरीके से, और वेस्टर्न फ्रंट पर ब्रिटेन उसको और फ्रांस जो है तबाह करने में लगे होते हैं। तो एट लास्ट यूएस एंटर्ड इन वॉर एंड ही ड्रॉप्ड एटम बॉम्ब ऑन 2 cities ऑफ जापान, एंड इन दिस वे द डाउनफॉल ऑफ हिटलर अकर्ड। इस तरीके से ईस्टर्न फ्रंट पर यूएसएसआर से हार जाता है, सोवियत यूनियन से, और उधर ब्रिटेन और फ्रांस ने तबाह किया होता है। साथ में यूएसए जब आता है और जर्मनी का जो हेल्पर होता है जापान, उस पर भी अटैक हो जाता है, तो जर्मनी और जापान दोनों की हालत ख़राब हो जाती है, और इस तरीके से हिटलर का डाउनफॉल शुरू होता है ना। लुक एट द लास्ट पॉइंट, विद दिस सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंडेड, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर फिनिश्ड, हिटलर कमिटेड सुसाइड इन 1945 and this way the second world war ended and Germany lost the war with lots of destruction.
इस तरीके से 1945 में जब युद्ध हार जाता है, हिटलर वॉर हार जाता है, बिल्कुल होपलेस हो जाता है, तो वो पूरी अपनी फैमिली के साथ सुसाइड कमिट कर लेता है, खुद को गोली मार लेता है। सुनते हैं शायद समेरिन में या कुछ ऐसा, जो भी, मतलब वो अपने आप को ख़त्म कर लेता है और जर्मनी को वापस किस खस्ता हाल में छोड़ के जाता है, फिर से उसी डिसइंटीग्रेटेड डिस्ट्रक्शन वाले हालत में, जिसको वो इतना पावरफुल बनाना चाहता था। उसको जर्मनी तो के साथ साथ उसने पूरी दुनिया को युद्ध की आग में ढकेल दिया। तो in this way I had taught you all the incident from First World War to Second World War. I had explained you the rise and fall of Hitler. मैंने सब कुछ आपको बता दिया, क्या पूरी किस्से कहानियाँ थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से सेकेंड वर्ल्ड वॉर, कैसे हुआ, क्या इफ़ेक्ट हुआ, हाउ डिड दे इवॉल्व, और कैसे राइज और फॉल होता है हिटलर का, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। Now we'll discuss that what was the internal condition of Germany. जर्मनी की इंटरनल कंडीशन क्या होती है, अब हम ये डिस्कस करेंगे। क्या चेंजेस आए और कैसे आए। इन नेक्स्ट वीडियो वील डिस्कस व्हाट वाज नाजिज्म एंड इट्स रोल। अगले वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि नाजिज्म क्या है और इसका रोल क्या था, है ना, द नाजी वर्ल्ड व्यू, ये हमारा होगा नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग. Please like, share and subscribe my video. Don't forget to hit on the bell icon to get the notification of my upcoming video. Thank you. Jai Hind.